उसी में चीज़ों को आप मार्क करोगे और नेक्स्ट टाइम से आप उसी को रिवाइज करके आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करोगे। इंडियन ज्योग्राफी में जो ये सेक्शन अभी चल रहा है, इसके अंदर बेसिक्स का मतलब ये है, क्वेश्चंस जो भी बनेंगे कभी, तो वो इनसे इस हिसाब से बन सकते हैं कि किसी भी एक प्लेट्यू का एक्सटेंशन कहां से कहां तक का है, वो किस बाउंड्री के अंदर रहता है, ऊपर क्या है, नीचे क्या है, मतलब प्रॉपर जो लोकेशन है इनका, वो लोकेशन ही आपको पता होना चाहिए। ठीक है, बस वो लोकेशन हमें मैप में एक्जैक्टली पता करना होता है। बहुत सारे मैप में अलग अलग लोकेशंस भी दिए होते हैं, तो इतना माइन्यूट डिटेल्स के साथ भी नहीं, लेकिन हाँ एक रफ हमें पता होना चाहिए कि ये वाला प्लेस जो है इंडिया में, ये प्लेट्यू है, मालवा प्लेट्यू है, मारवाड़ प्लेट्यू है, राजस्थान के कैसे कैसे डिवीजन हैं, कौन कौन सी जमीनें कहां से निकलती हैं, मतलब ये सारी जो भी छोटे छोटे इन्फॉर्मेशन मिलते हैं उन सबको हम आज कलेक्ट करने की कोशिश करेंगे। आज के इस लेक्चर में हम बेसिकली कुछ इन प्लेन्स के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले सिंध प्लेन है, राजस्थान प्लेन है, पंजाब प्लेन है, गंगा प्लेन है, ब्रह्मपुत्र या फिर गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन एक साथ डिस्कस करेंगे, और साथ में हम लोग गंगा ब्रह्मपुत्र के बाद जो डेल्टा फॉर्मेशन होते हैं उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। इनके अलावा फिर हमारा प्लेट्यू रीजन स्टार्ट हो जाएगा। प्लेट्यू रीजन जैसे कि जो हमारा डेक्कन प्लेट्यू है, उस डेक्कन प्लेट्यू के बारे में हम फिर डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। वहां पर भी न्यूमरस छोटे छोटे प्लेट्स हैं, ऐसे कम से कम 12-13 होंगे, उनके बारे में भी हम थोड़ी थोड़ी नॉलेज एक्सट्रैक्ट करेंगे जो कि हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होते हैं। तो सबसे पहले इन सभी प्लेन्स को हम देखते हैं। प्लेन मतलब सबसे पहले होता क्या है, हम आपको बता देते हैं। तीन चीजें होती हैं बेसिकली देखा जाए तो, अगर हाइट के हिसाब से, एलिवेशन के हिसाब से इनको अरेंज करें तो सबसे नीचे जो है वो प्लेन आएगा। प्लेन जो है वो सी सर्फेस लेवल के लगभग लगभग बराबर होता है। इसके बाद आता है प्लेट्यू। प्लेट्यू जो होता है वो एक्चुअल में फ्लैट टॉप होता है, जिसको हिंदी में हम लोग पठार भी बोलते हैं। तो पठार जो है ये नॉर्मली फ्लैट टॉप होता है, माउंटेन लाइक स्ट्रक्चर है। इसको हम लोग माउंटेन बनाना चाहिए, या फिर हम ये बोल सकते हैं कभी इन द हिस्ट्री ये माउंटेन रहा होगा, लेकिन ड्यू टू इरोजनल फीचर या फिर विंड इरोजन या फिर रेन से जो इरोड होता है, उन सबसे आज ये फ्लैट टॉप हो चुका है। अब ये फ्लैट टॉप बिल्कुल भी फ्लैट हो ऐसा जरूरी नहीं है, उसमें वेवी लाइक स्ट्रक्चर हो सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे स्ट्रक्चर्स रेडियल स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं, मतलब बहुत सारे ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जो कि यहाँ पर बन सकते हैं। और इनके बाद इससे और भी ऊंचे हाइट पर जब हम पहुंचते हैं तो आता है हमारा माउंटेन। तो ये प्लेन्स, प्लेट्यूज एंड माउंटेन्स, ये तीन बेसिक फीचर्स होते हैं किसी भी लैंड फॉर्म में, अगर हम लोग टेरेस्ट्रियल लैंड के बारे में पढ़ते हैं। इनके अलावा और भी बहुत सारे लैंड फॉर्म्स होते हैं जो कि अलग अलग रीजन में अलग अलग नाम से जाने जाते हैं। यूपीएससी कभी कभी उन सब पे भी क्वेश्चन बनाता है, तो हम वो जो छोटे छोटे टर्म्स जो कि एनसीईआरटी में दिए होते हैं उन सभी को कवर करते हुए हम इन लेक्चर्स को देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले इन्हीं रीजनल डिवीजन ऑफ ग्रेट प्लेन्स, हम प्लेन्स के बारे में पढ़ रहे हैं। और जो भी हमारा ग्रेट प्लेन है, अगर हम उसको एक रफ आइडिया लें तो हमने ऊपर पढ़ा था हिमालय, और हिमालय का सबसे सदर्न मोस्ट जो हिल रेंज था उसको हमने क्या नाम दिया था, शिवालिक। तो ये नॉर्थ में शिवालिक रीजन, और नीचे अगर वे भी कुछ डेक्कन प्लेट्यू का कुछ क्वेश्चन आता है वो इंडिया वाला, तो इन दोनों के बीच में जो रीजन मिलता है उसको हम लोग बोलते हैं ग्रेट प्लेन। अब ये ग्रेट प्लेन में स्टेट्स कौन कौन से आते हैं आप बोल सकते हो। पंजाब से स्टार्ट होता है, पंजाब है, हरियाणा है, इसके बाद उत्तराखंड और ये हिमाचल प्रदेश, यहाँ पर मोर और लेस शिवालिक रेंजेस और ये सारी चीजें मिलती हैं। तो यहाँ पर बहुत ज्यादा प्लेन नहीं है। सबसे बड़ा प्लेन एरिया जो है वो है उत्तर प्रदेश के अंदर। सबसे प्रोमिनेंट फीचर हमको उत्तर प्रदेश के अंदर ही देखने को मिलता है। इस उत्तर प्रदेश के बाद और भी रीजन यहाँ से कनेक्ट होते हैं, जैसे कि बिहार है, बिहार के जस्ट नीचे झारखंड है, झारखंड के बाद इन दोनों के ही बगल में आता है वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल मतलब इतना स्टेट्स आप रफली आइडिया लगा सकते हैं कि ये ग्रेट प्लेन्स के अंदर आते हैं या फिर ग्रेट प्लेन में डिवाइड होते हैं। अब ये ग्रेट प्लेन अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप देखोगे अगर एरिया वाइज देखा जाए तो ये लगभग लगभग केवल 1/4 ऑफ द टोटल एरिया, जो कि हमारे इंडिया कंट्री कंपैरिजन में हम बात कर रहे हैं, 1/4 ऑफ द टोटल एरिया ऑफ द कंट्री ये ग्रेट प्लेन्स कवर करते हैं। लेकिन लगभग लगभग 50% ऑफ द पॉपुलेशन जो है वो इन्हीं ग्रेट प्लेन पे रहती है। वो इसका रीजन ये है क्योंकि देखो जो भी माउंटेनस एरियाज होते हैं वो हैबिटेबल नहीं होते उतने अच्छे। आपको सर्दियों में काफी ठंड महसूस करनी पड़ेगी, या फिर गर्मियों में काफी उस टाइम पर भी ठंड रहता है वहां, मतलब आप ये समझो गर्मियों में ही हैबिटेबल होता है, ठंडियों में तो बहुत ज्यादा ठंड होती है, आप यहाँ पर नहीं रह सकते हो। या फिर यहाँ का टेरेन इतना डिफिकल्ट होता है कि ट्रांसपोर्टेशन के लिए, कम्युनिकेशन के लिए इन सब में भी काफी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो मोर और लेस लोग प्लेन पर रहना प्रेफर करते हैं। प्लेन पर इसलिए भी रहते हैं क्योंकि हमारे कंट्री में हमने देखा था कि आफ्टर पोस्ट इंडिपेंडेंस हम बात करें अगर, तो लगभग लगभग मोर देन 90% ऑफ द पॉपुलेशन वो एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट थी। और एग्रीकल्चर के लिए सबसे प्रोमिनेंट लैंड जो है वो ऐसा ही प्लेन एरियाज होते हैं। ये प्लेन एरियाज बनते हैं हमारे रिवर के सेडिमेंटरी एक्यूमुलेशन से। आप देखोगे कि यहाँ पर जो नॉर्थ ग्रेट प्लेन्स है वहां पर एल्यूवियल सॉइल का सबसे ज्यादा मात्रा देखने को मिलता है, और एल्यूवियल सॉइल जो है ये अपने आप में एग्रीकल्चर के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो इन सब रीजन से ग्रेट प्लेन हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है, और ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमें इनके स्ट्रक्चर्स, इनके लैंडफॉर्म, इनके टेरेन्स पता होने चाहिए। तो अलग अलग स्टेट्स में कैसे चीजों को हम कवर कर सकते हैं, कैसे हम उनको डिस्कस कर सकते हैं, समझ सकते हैं, इनके बारे में एक बार चर्चा स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहला जो है आप कुछ यहाँ पर वर्ड एरिया में अगर बात करेंगे तो रिवर बेसिन्स के बेसिस पर हम प्लेन्स डिसाइड करते हैं। जैसे कि यहाँ वाला जो हम आज प्लेन पढ़ेंगे वो हमारा बेसिकली गंगा यमुना रीजन होगा। ठीक, इसी में अगर हम लोग ब्रह्मपुत्र को भी ऐड कर दें तो यहाँ वाला जो रीजन है वो गंगा ब्रह्मपुत्र बन जाता है। या फिर हम इस पूरे ही रीजन को मिला के हम क्या नाम देते हैं, इसको नाम देते हैं कि ये है हमारा गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन। तो ये प्लेन के बारे में हम फिलहाल अभी डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक, चलो स्टार्ट करते हैं फिर आज का डिस्कशन। और भी बहुत सारे हैं, जैसे कि ब्रह्मपुत्र रीजन है, और फिर यहाँ पर दूसरे रिवर चाइना में आते हैं तो येलो बेसिन होता है। फिर जैसे यहाँ पर इरावती बेसिन है, यहाँ पर मेकॉन्ग रिवर जो है उसकी वजह से मेकॉन्ग बेसिन है। यहाँ पर चाइना में येलो के बाद यांगजी बेसिन भी है। तो इस तरीके से चीजें कवर होती हैं। ठीक है, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं सिंध प्लेन का, तो सिंध प्लेन देखो पाकिस्तान वाला एरिया है। पाकिस्तान में आपको पता होगा बलूचिस्तान और सिंध दो बड़े बड़े प्रोविंसेस थे। तो सिंध प्रोविंस की अगर हम बात करें तो सिंध प्लेन वही वाले प्रोविंस को दिखाता है। बहुत पुराना मैप है ये जो कि यहाँ पर शो हुआ है। यहाँ पर सिंध रीजन कुछ इस हिसाब से डिसाइड होता है, जो कि राजस्थान के जस्ट हमारे वेस्ट साइड में देखने को मिलता है। ये बेसिकली ना बंगाल प्लेन्स होते हैं। बंगाल और खदर आपको मैंने लास्ट लेक्चर में कवर किया था, इसको पढ़ाया था। तो बंगाल रीजन वो होते हैं जो कि ओल्ड एलुवियल्स वाले होते हैं ना। तो ओल्ड एलुवियल वाले हैं यहाँ पर, जहाँ पर इनकी फर्टिलिटी उतनी अच्छी नहीं है। ठीक है, और यहाँ पर हमने भी पढ़ा था कि ये कैल्सीफेरस नेचर के होते हैं। साथ ही साथ बंगाल प्लेन्स जो हैं वो फर्टिलिटी लूज कर देते हैं अपनी। तो यहाँ पर हमको क्या मिलेगा, कुछ हम देख सकते हैं कि रिवर्स जो भी होती हैं, रिवर्स पहले किसी जमाने में यहाँ फ्लो होती होंगी, लेकिन अब यहाँ पर एक डिप्रेशन क्रिएट हो गया। तो बहुत ही बड़ा और बहुत ही नैरो, मतलब कि पतला सा और काफी लेंथी, ऐसे कुछ डिप्रेशंस बनते हैं यहाँ पर। इन डिप्रेशंस में नदियां नहीं बहती हैं, सूखे पड़ चुके हैं अभी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये बंगाल प्लेन्स है ना, तो यहाँ पर नदियां तो नीचे की तरफ बहती होंगी। तो ऐसे बड़े बड़े जो ट्रैक्ट हैं इनको हम लोग सिंध प्लेन के अंदर इनके लोकल नाम धोर्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, क्या है इनका नाम, धोर्स। और इन्हीं धोर्स में अगर कभी भी पानी भर जाता है तो उनको हम लोग बोलते हैं धांड। ये जो धांड है ये अल्कलाइन लेक्स के द्वारा ऐसा कुछ सीन बनता है कि बीच में कहीं पर भी पानी इकट्ठा हो जाता है, काफी दिनों तक रहता है। तो अल्कलाइन लेक्स जो बनते हैं यहाँ से, इन्हीं धोर्स के अंदर में उनको हम लोग क्या बोलते हैं, धांड। ये आप मैप में याद रखना कि धोर्स और धांड हमेशा सिंध प्लेन से रिलेटेड। अगला है हमारा राजस्थान प्लेन, जो कि सिंध प्लेन के जस्ट ईस्ट साइड में दिखता है। मतलब यहाँ वाला जो था वो सिंध वाला रीजन था, और इसके जस्ट ईस्ट साइड में आते हैं तो हमें मिलता है राजस्थान प्लेन। राजस्थान प्लेन में एक नोशन हमारे दिमाग में हमेशा से रहता है कि पूरा का पूरा राजस्थान की इमेज जब भी बनाते हैं तो हम बनाते हैं डिजर्ट एरिया से। तो हालांकि डिजर्ट एरिया जो है वो राजस्थान के एक लिमिटेड सेक्शन में है। जैसे कि आप देखोगे कि राजस्थान का ये वाला जो रीजन है, नॉर्मली ऐसी स्टेट्स लाइक जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, ये वाले जो रीजन है, जोधपुर, ये सब डिजर्ट एरियाज में आते हैं। लेकिन पूरा का पूरा राजस्थान ही डिजर्ट एरियाज में नहीं है। तो आप ये वाला जो सेक्शन है, ये सेक्शन केवल इस सेक्शन को डिजर्टिफाइड समझें। राजस्थान के पूरे इस स्टेट को हम लोग कुछ पार्ट में डिवाइड करते हैं। जैसे कि एक यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये हदोती रीजन आता है। हदोती रीजन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इतना याद करो कि यहाँ पर जो है एक तो ईस्टर्न प्लेन है और साथ ही साथ इधर वाले रीजन में कुछ प्लेट्यूज होते हैं। ठीक है, इन प्लेट्यूज का नाम हम लोग देते हैं मारवाड़ प्लेट्यू। ठीक,
फिर ये जो ग्रीन कलर की स्ट्रक्चर्स आपको दिख रहे हैं ये है हमारा अरावली रेंज। अरावली रेंज हम सबको पता है जो कि गुजरात से हमारे दिल्ली तक एक्सटेंड होता है। फिर इसके बाद जो इसके ईस्ट इसके वेस्ट साइड के पोर्शंस हैं वो पोर्शंस कहलाते हैं बंगाल प्लेन्स। बंगाल प्लेन्स, बंगाल कौन सा, वही जो ओल्ड एलुवियल्स होते हैं ना, वो वाले प्लेन। अब इसमें कुछ और भी हम अगर वेस्टर्न साइड जाते हैं तो ये फिर और ज्यादा ड्राई होता है, और ज्यादा जब ड्राई होता है तो यहाँ पर बनता है डिजर्टिफाइड एरिया। ये सैंड वाले स्ट्रक्चर्स होते हैं इतने वाले, ठीक है। तो ये जो सैंड लाइक स्ट्रक्चर्स इनको हम लोग क्या नाम देते हैं, इनको हम लोग नाम देते हैं ध्रियांस, ठीक। अब यही ध्रियांस कभी कभी विंड के साथ साथ उड़ जाते हैं और फिर ऐसे डिप्रेशन क्रिएट करते हैं। इन्हीं डिप्रेशन को अभी हम लोग क्या नाम दे रहे थे, अभी पहले वाले साइड में हम लोग बोल रहे थे धोर्स या फिर ढंड बोल रहे थे, अगर इसमें पानी भर जाए तो ये धोर्स होते हैं, यही धोर्स बनाते हैं। अब एक चीज यहाँ पर आपको और नाम याद होना चाहिए जिसको हम लोग बोलते हैं बर्चन। क्या बोलते हैं, बर्चन। बर्चन क्या होता है कि कभी कभी आप देखो कि एक माउंट लाइक स्ट्रक्चर डिजर्ट में देखने को मिलता है, किसी भी मूवीज वगैरह में जब रेगिस्तान दिखाते हैं तो एक माउंट लाइक स्ट्रक्चर दिखता है ना। इस माउंट लाइक स्ट्रक्चर में क्या होता है कि कभी कभी हवाएं आती हैं और टकराती हैं, टकरा के इनके साथ साथ नीचे गिर जाती हैं, ठीक। तो ये अपने साथ साथ सैंड को भी साथ में लेकर जाती हैं, तो एक ऐसा क्रिसेंट लाइक स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है। ऐसा क्रिसेंट लाइक स्ट्रक्चर कि माउंटेन इधर से तो माउंट है पूरा, मतलब ये वाला जो है ये तो माउंट है, इधर से पूरा माउंट दिखेगा, लेकिन जो ये पोर्शन एक क्रिसेंट टाइप स्ट्रक्चर दिख रहा है हम लोग को यहाँ पर, जहां से बालू जो है वो पूरा नीचे की तरफ गिर गया है, तो ये जो क्रिसेंट स्ट्रक्चर है इसी को हम लोग बोलते हैं बर्चन, ठीक है। फिर यहाँ पर एक और टर्म्स है, देखो जैसे कि एक और टर्म ये है कि ये जो ईस्टर्न हमारा ये ईस्टर्न साइड है, वेस्टर्न साइड है अरावली रेंज का, ये वाला रीजन जो है ये सेमी एरिड रीजन है। और इस सेमी एरिड रीजन में हमको और भी अगर ईस्ट साइड की बात करें, मतलब इस वाले रीजन में आप देखोगे कि ये वाला काफी फर्टाइल लैंड है, तो यहाँ पर खेती होती है अच्छी खासी। तो इस खेत में आप देखोगे कि ये फर्टाइल ट्रैक्ट्स ऑफ लैंड है, तो इस फर्टाइल ट्रैक्ट ऑफ लैंड को वहां पर क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं रोही, ठीक है। तो हमने क्या क्या टर्म्स पढ़ लिए, हमने पढ़ा एक तो धोर्स, एक पढ़ा धांड, एक पढ़ा ध्रियांस और एक पढ़ा बर्चन और एक पढ़ा रोही, ठीक। ये सारे टर्म्स आपको याद होने चाहिए, एक एक वर्ड के ये क्वेश्चंस यूपीएससी टारगेट करती है। अब क्या है कि जो डिजर्ट वाला एरिया है ये बोलते हैं हम इसको मरुस्थली, मरुस्थली मतलब डिजर्ट वाला एरिया, और ये हमारा पूरा मारवाड़ प्लेन है। अभी बना कैसे है, ये बना है नीस, सिस्ट और ग्रेनाइट से, जो कि अपने आप में पेनिनसुलर इंडिया पे पेनिनसुलर प्लेट्यू भी आगे बढ़ेंगे, उसका भी एक पार्ट कहलाने के मतलब उसमें काउंट होता है, जो कि प्लेट्यूज वाला रीजन है यहाँ पे जिसको हम लोग मारवाड़ प्लेट्यू ये सब बोल रहे थे, तो एक पोर्शन वो भी है जो कि पेनिनसुलर प्लेट्यू में काउंट होता है। तो यहाँ पर प्लेन्स भी दिखते हैं और कुछ प्लेट्यू वाले रीजन भी, ठीक है। तो ये प्लेन आपको पता चल गया, राजस्थान में प्लेन्स जो है ये अपग्रेडेशनल प्लेन्स है, मतलब लेयर बाय लेयर ये फॉर्म हुए हैं। मरुस्थली जो मैंने बताया आपको कि रॉकी नेचर का ईस्टर्न पार्ट है, और वहां पर जब सैंड ड्यून्स इकट्ठा हो जाते हैं, बालू का ढेर लग जाता है, तो उस ढेर को हम लोग क्या बोलते हैं, ध्रियांस। यही ध्रियांस जब माउंट लाइक स्ट्रक्चर में बनता है और इसका हाफ पोर्शन हवाओं के झोंके से नीचे की तरफ गिर जाता है, तो जो एक क्रिसेंट शेप में बनता है ऐसा कुछ। उधर साइड में तो पूरा माउंट बना रहेगा, पहाड़ जैसा उधर दिखता रहेगा, लेकिन इधर से पूरा गिर गया है। अब ये वाला जो क्रिसेंट शेप स्ट्रक्चर है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं बर्चन, ठीक। इसके बाद यहाँ पर फर्टाइल ट्रैक की बात की है, फर्टाइल ट्रैक का नाम यहाँ पर नहीं लिखा है, आप लोग इसको जरूर अपने नोट्स में मेंशन करना, इसको बोलते हैं रोही। इसके बाद देखो क्या है कि बहुत सारे रिवर्स अरावली रेंज से निकलते हैं और ईस्ट और वेस्ट दोनों साइड में फ्लो करते हैं। तो देखो अरावली रेंज जो है हमारा वो मोर और लेस इस वाले रीजन में आप देख सकते हो ऐसे, यहाँ पर अरावली रेंज है और इसके ईस्ट और वेस्ट दोनों ही साइड में रिवर्स निकलते हुए आपको दिखते हैं। लाइक एक लूनी रिवर जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये लूनी रिवर ही है जो कि नीचे जाके यहाँ पर ये गुजरात वाला रीजन है और ये है हमारा रन ऑफ कच्छ। तो रन ऑफ कच्छ में जाके ये मिल जाती है, ये किसी भी मतलब किसी भी ओशन से लूनी रिवर नहीं मिलती है। तो हमेशा ऐसा क्वेश्चन भी आता है कौन सी ऐसी इंडिया में रिवर है जो कि ऐसी ही जमीनों के अंदर खो जाती है, तो यहाँ पर रन ऑफ कच्छ में ये खो जाती है लूनी रिवर और फिर ये किसी भी ओशन से नहीं मिलती है। इसके अलावा और भी कुछ इंपॉर्टेंट रिवर्स की मैं बात करूँ तो अरावली रेंज से यहाँ पर निकलता है बनास रिवर, बनास रिवर की ट्रिब्यूटरी जैसे कि खरी और धुंध, ये सारे बनास रिवर जो है आगे चल के चंबल रिवर से मिल जाते हैं, ठीक है। और फिर ये बाद में चंबल रिवर एक बड़ा रिवर बनता है जो कि यमुना की ट्रिब्यूटरी बनता है। तो इस तरीके से रिवर्स वाले सिस्टम जब हम पढ़ेंगे तो हम उसमें पढ़ेंगे। फिलहाल हम एक चीज यहाँ पर देखते हैं कि नॉर्दर्न साइड में मतलब राजस्थान का जो नॉर्दर्न हिस्सा है उस नॉर्दर्न हिस्से में काफी सारे लेक्स देखने को मिलते हैं और ये सबसे बड़ा लेक जो है जो हमें पता है सांबर लेक। तो ये जो सांबर लेक है ये कहाँ पर है, ये लूनी रिवर के नॉर्थ साइड में आप बात कर सकते हो कि यहाँ से कहीं से ये सांबर लेक निकलता है, मतलब सांबर लेक है। यहाँ पर और भी सलाइन लेक्स हैं लाइक डिडवाना, दिगाना और कुचामन। अब ये आपको याद नहीं होता है तो उतना जरूरी नहीं है, सांबर लेक एटलीस्ट आपको याद होना चाहिए। जो जयपुर है पूरा, जयपुर में सबसे बड़ा आप देखोगे जयपुर के पास में ये सांबर लेक है, मतलब जयपुर कहाँ पर है, जयपुर तो यहाँ पर कहीं होगा ये वाला रीजन, और उसके जयपुर ये रहा और जयपुर के जस्ट पास में ये सांबर लेक है, ठीक है। इसके अलावा और कुछ यहाँ पर बातें हैं नहीं, बस इतनी। राजस्थान में आपको इतनी बातें याद होनी चाहिए। फिर आता है पंजाब प्लेन्स, थोड़े से हम इसके नॉर्दर्न साइड में पहुंचते हैं। नीचे हमारा राजस्थान था, हम इसके ऊपर आते हैं, ऊपर है हमारा पंजाब और पंजाब के भी ऊपर है जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर को हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। और इसके अगर हम थोड़ा सा ईस्ट साइड में बात करें यहाँ पर तो हिमाचल प्रदेश है और हिमाचल प्रदेश के नीचे क्या आता है, यहाँ पर पोर्शन में आएगा हमारा उत्तराखंड और नीचे इसके है हरियाणा और यहाँ पर उत्तर प्रदेश का बॉर्डर लगता है क्या आपको बताना है कमेंट सेक्शन में। पंजाब का जो बॉर्डर है वो उत्तर प्रदेश से लगता है या नहीं लगता है, ठीक है। ओके, तो ये जो प्लेन है पूरा पंजाब प्लेन, ये बेसिकली पहले अगर बात की जाए तो पंजाब एक बहुत बड़ा रीजन था, तो पार्टीशन के बाद अपना पंजाब रीजन जो है बीच में डिवाइड हो गया था। तो जब पूरा बड़ा सा पंजाब था तो उस टाइम पर इसको पंजाब इसलिए बुलाते थे, पंज मतलब होता है पांच और आब मतलब होता है रिवर सिस्टम। तो यहाँ पर बोला था कि 5 रिवर का कॉन्फ्लुएंस है। वो 5 रिवर कौन कौन से हैं, झेलम, चिनाब, रवि, सतलज, ब्यास। मतलब कि इंडस रिवर को आप छोड़ दो तो इंडस सिस्टम में जो भी 6 रिवर्स हैं उनमें से इंडस हटाने के बाद जो भी 5 रिवर्स हैं वो सब के सब इस पंजाब प्लेन में बहते थे। तो पंजाब प्लेन, हालांकि हम केवल इंडिया पर्सपेक्टिव से ही बात कर रहे हैं, लेकिन पंजाब प्लेन और भी आगे तक एक्सटेंडेड। अब आप बात करो कि कुछ यहाँ पर बनते हैं 2 आब्स, जैसे ये पंजाब है वैसे बनते हैं 2 आब। तो 2 आब मतलब जहाँ पर 2 रिवर्स हो, तो 2 रिवर्स कौन कौन सी, एक तो ब्यास रिवर और दूसरी सतलज रिवर। इन दोनों रीजन के बीच में ये प्लेन बनता है हमारा, जिसको हम लोग क्या नाम देते हैं, पंजाब प्लेन, ठीक है। इसके बाद उधर भी अलग अलग दोआब रीजन में अलग अलग प्लेन्स बनते जाते हैं, वो बड़े पंजाब प्लेन का हर एक पार्ट है। तो एक छोटा सा पंजाब प्लेन जो हम देखते हैं वो ये है, ठीक है। उसके बाद नीचे के साइड में आप यहाँ पर देखते हो मालवा प्लेन और यहाँ पर आप देख रहे हो सिरहिंद प्लेन। तो इतना डिटेल में अगर नहीं भी आता है तो कोई बात नहीं है, केवल यहाँ पर याद रखो कि पंजाब प्लेन जो है वो कहाँ से मिलेगा। ये बेसिकली तो पंजाब नाम कहाँ से आता है और यहाँ का जो डिपोजिशनल प्रोसेस जो है वो रिवर्स के द्वारा किया गया है। तो ये जो पूरा प्लेन है ना ये बहुत ही होमोजेनस नेचर का, मतलब बहुत ही प्लेन नेचर का होगा, एक ही मटेरियल या फिर एक ही सॉइल फॉर्मेशन से ये सारी चीजें बनती हैं और एलुवियल डिपॉजिट्स होते हैं, इसलिए फर्टिलिटी इन सबकी बहुत ज्यादा होती है। इसके बाद देखो क्या है कि एक और रीजन देखो कि एक्चुअली में पंजाब प्लेन जो है ना वो पंजाब और हरियाणा दोनों को मिला के बनाते हैं। तो हरियाणा भी इसमें शामिल है और हरियाणा की अगर हम बात करेंगे तो हरियाणा स्पेसिफिकली अगर आप हरियाणा को देखोगे तो हरियाणा का मान लो एक मैं रफ अगर डायग्राम बनाऊं तो इंडिया का कुछ ये वाला रीजन और उसके बाद यहाँ पर है अपना पंजाब, ये पंजाब का हो गया। अब इसके बाद यहाँ से हरियाणा भी आता है, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर है हरियाणा का। अब यहाँ पर ये वाली रिवर को देखोगे तो ये कौन सी रिवर है, इनके जस्ट कॉन्फ्लुएंस पे बहती है घग्गर रिवर। कौन सी, घग्गर। और इसके इधर साइड में अगर आप बात करोगे तो ये कौन सी रिवर है, ये रिवर है हमारी यमुना। तो यहाँ पर जो बीच में प्लेन बसता है इसको हम लोग बोलते हैं हरियाणा ट्रैक्ट। ये हरियाणा ट्रैक्ट घग्गर रिवर और यमुना रिवर के बीचों बीच बसा हुआ है, ठीक है। अब यहीं पर एक मालवा प्लेन भी आता है। तो सतलज रिवर हमने कहाँ देखा अभी, उसके जस्ट साउथ में, मतलब सतलज रिवर के जस्ट साउथ में हम लोग क्या देखते हैं कि यहीं पर है एक मालवा प्लेन, एक मालवा प्लेटू भी है। उस मालवा प्लेटू को आप कंफ्यूज मत करना, मालवा प्लेटू काफी नीचे मध्य प्रदेश के पास मिलेगा, लेकिन ये मालवा प्लेन है। ये प्लेन कहाँ मिलता है, ये पंजाब रीजन में मिलता है, ठीक है।
ओके, इतनी बात हो गई। फिर इसके बाद और कुछ, हाँ, ये कि घग्गर रिवर जो है ना, घग्गर रिवर कोई आज के, जैसे पुराने टाइम पे हम लोग बोलते थे कि जैसे इलाहाबाद है तो इलाहाबाद में 3 रिवर का कॉन्फ्लुएंस देखने को मिलता है, गंगा यमुना सरस्वती। तो गंगा यमुना सरस्वती जो ये है पूरा, उसको उस टाइम पर तो हम सरस्वती देखते थे, लेकिन आज के टाइम पर जो ये एक होली प्लेस बनता है इलाहाबाद में, जिसको हम लोग संगम के नाम से जानते हैं, तो ये संगम जो है वो 3 नदियों का संगम था, यमुना यहाँ से घग्गर और यमुना गंगा, गंगा और घग्गर यहाँ मिलती है। तो ये 3 रिवर मिलकर फिर आगे गंगा बनाती थी। लेकिन अभी जो सरस्वती रिवर है इसका एग्जिस्टेंस आज के टाइम पे नहीं दिखता है, लेकिन हिस्टोरिकली अगर चीजों को कनेक्ट करके देखा जाए तो ये घग्गर रिवर ही है, जिसको हम लोग बोल सकते हैं कि हाँ, पुराने जमाने में इसी से कहीं ना कहीं एक रीजन, एक रिवर निकल जाती होगी, जिसको हम लोग यहाँ पर सरस्वती नाम देते हैं। तो सक्सेसर देखा जाए तो घग्गर रिवर का पहले कौन था? सरस्वती रिवर, पहले के टाइम पर, अब आज के टाइम पर नहीं है। अगला आता है देखो सबसे बड़ा प्लेन, जिसको हम लोग नाम देते हैं गंगा प्लेन। गंगा प्लेन सबसे ज्यादा आपको कहां दिखेगा? ये दिखेगा आपको उत्तर प्रदेश एरिया में, बिहार रीजन में, इन सब जगहों पर आप देख सकते हो। अब यहाँ पर देखो इंपॉर्टेंट क्या है, उत्तर प्रदेश वाले रीजन में सबसे पहले तो आप ये समझो कि दिल्ली से कोलकाता तक ये फैला हुआ है प्लेन, और मोर और लेस आप इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हो कि यहाँ से लेकर कुछ इधर तक। तो इसी में आप देखोगे कि गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन और गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा ये सभी बनेंगे। तो लार्जेस्ट यूनिट है ग्रेट प्लेन का अपने कौन सा? गंगा प्लेन। तो गंगा प्लेन जो है बहुत सारे रिवर ट्रिब्यूटरीज मिलते हैं, नेपाल साइड से भी बहुत सारे रिवर्स आते हैं, जैसे कि हमने कल मैंने आपको बताया था ना कि उत्तराखंड और नेपाल का ये जो बॉर्डर है, इस बॉर्डर पे कौन सी रिवर है? ये रिवर है काली रिवर, ठीक। यहीं से एक और रिवर फ्लो करती है जिसका नाम है करनाली। तो काली और करनाली रिवर से दोनों आपस में मिलते हैं, तो ये बनता है हमारा सरजू नदी या फिर घाघरा रिवर जिसको हम बोलते हैं। याद रहे कि घाघरा रिवर है ये, और इधर कौन सा बह रहा था? यहाँ पर ये हमारा घग्गर रिवर था यहाँ पर, और ये हमारा घाघरा रिवर है, ये भी गंगा में मिलता है। इसके अलावा इसके आगे बढ़ते हैं तो सेंटर में पहुंचते गंडक रिवर मिलता है यहाँ पर। गंडक रिवर के बाद आपको आगे और बढ़ेंगे तो हमें कोसी रिवर मिलता है, कोसी रिवर जिसको हम लोग सौरो ऑफ बिहार बोलते हैं। तो इस तरीके से बहुत सारे रिवर्स हैं जो कि इस गंगा में जाके मिलते हैं, केवल नदन पोर्शन से ही नहीं बल्कि अपने सदन पोर्शन से भी बहुत सारे रिवर्स मिलते हैं। लाइक एक तो यमुना ही मिल रही है यहाँ से, फिर इसके बाद यमुना के बाद और भी रीजन है, जैसे कि यमुना में बहुत सारे केन, बेटवा, इसके बाद यहाँ से अमरकंटक प्लेट्यू है, यहाँ पर अमरकंटक प्लेट्यू आप यहाँ पर बोल सकते हैं, ये अमरकंटक प्लेट्यू है। यहाँ से रिवर निकलती है सोन रिवर, तो सोन रिवर भी इधर साइड में जाके गंगा से मिलती है। तो बहुत सारे रिवर्स सिस्टम्स यहाँ पर हैं जिनकी वजह से डिपोजिशनल इफेक्ट जो है यहाँ का बहुत अच्छा होता है और बहुत बड़े लेवल पर हमको ये प्लेन देखने को मिलता है। जैसे कि मैंने बात किया कि पेनिनसुलर रिवर्स जो कि गंगा को बाद में ज्वाइन करती है, जैसे कि चंबल, बेटवा, केन, सोन, ये सारे ऐसे चंबल, बेटवा, केन जो है वो यमुना के ट्रिब्यूटरीज हैं और यमुना इन टर्न गंगा में मिलती है। तो इनडायरेक्टली ये सारी रिवर्स भी गंगा की ही ट्रिब्यूटरीज होती हैं। सोन रिवर जो है मैंने बताया अमरकंटक प्लेट्यू से निकल के आता है। फिर इसके बाद आप देखोगे कि जो भी यहाँ का स्लोप है वो स्लोप बेसिकली ईस्ट डायरेक्शन में है, मतलब कि सिंपल इस डायरेक्शन में हो सकता है या फिर थोड़ा सा टिल्टेड है इस डायरेक्शन में। तो आप रिवर सिस्टम को भी अगर फ्लो को देखोगे तो आपको एकदम इजीली समझ आएगा कि जो भी गंगा रिवर है, यमुना रिवर है, वो सब कुछ ना कुछ इस डायरेक्शन में फ्लो करते हुए दिखते हैं। बिल्कुल हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि और कोई डायरेक्शन नहीं हो सकता, लेकिन ऑन एन एवरेज अगर देखा जाए तो ईस्ट साइड में और साउथ ईस्ट साइड में ही इनका फ्लो होता है। इसके बाद कुछ आते हैं हमारे लेक्स, ये लेक्स हैं ऑक्सबो लेक, ब्लफ्स, लिवीज, मार्शेस, रिवाइंस। इन सबको आप समझना चाहते हो तो आप इसको पढ़ो। देखो ये जो एक स्ट्रक्चर है जो कि नेचुरल बैरियर बनाता है, इस नेचुरल बैरियर को हम लोग क्या बोलते हैं? ये है हमारा लिवीज, ठीक। फिर आता है ब्लफ्स। ब्लफ्स क्या होते हैं कि जब अपने मियांडरिंग स्ट्रक्चर में जब रिवर जो होती है किसी चट्टानों से टकरा के ऐसे उसको इरोड कर देती है तो बनता है ब्लफ्स। उसके बाद ये जो है ये मार्शी लैंड है, ठीक, और ये है हमारा रिवाइंस, इसके बारे में हमने पढ़ा था, चंबल रिवाइंस जिसको हम लोग बोल सकते हैं। तो इन सब बेसिस पर आपको देखोगे कि इन प्लेन में ऐसे फीचर्स भी आपको मिलेंगे, मतलब ये चारों फीचर्स आपको देखने को मिल जाएंगे। गंगा प्लेन को आप इतने पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो, स्टार्टिंग फ्रॉम पंजाब रीजन से लेके आप वेस्ट बंगाल तक आते हो। तो यहाँ पर जो रोहिलाखंड प्लेन है वो पंजाब, हरियाणा, कुछ पार्ट ऑफ यूपी का जो बिल्कुल वेस्टर्न पार्ट है वहां पर आता है अवध प्लेन। उसके बाद और आगे बढ़ते हैं तो उसके यूपी के जो बिल्कुल ईस्टर्न पोर्शन है और बिहार का जो कॉन्फ्लुएंस है उस रीजन को लोग मिथिला बोलते हैं, और आगे एक्सटेंड करके ये मगध प्लेन बनाता है। तो इस तरीके से ये 3-4 प्लेन है, ये सबके सब पार्ट किसके हैं? गंगा प्लेन के। इसके बाद आता है गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा। ये जो डेल्टा है ना ये पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेल्टा माना जाता है, और इस डेल्टा के बेसिस पर ही, इसके माउथ पर ही क्या बनता है? सुंदरबन। अच्छा, इसको सुंदरबन इसलिए बुलाते हैं ना, जैसे कि बिल्कुल आप वहां की लोकल भाषा में बात करो, वन मतलब होता है वन माने जंगल, और सुंदर सुंदर इसलिए बोला गया क्योंकि यहाँ पर सुंदरी नाम का पेड़ मिलता है। तो सुंदरी जहां पर ऐसा वन जहां पर खूब सारे सुंदरी पेड़ हो उनको हम लोग बोलते हैं सुंदरबन। तो यहाँ पर देखो आप देखोगे हमेशा कि डेल्टा फॉर्मेशन होता है। डेल्टा फॉर्मेशन के साथ साथ यहाँ पर एस्चुरीज बनते हैं। इसके बाद यहाँ पे मड फ्लैट्स देखने को मिल सकते हैं, मैंग्रोव वाले स्वैम्स देखने को मिल सकते हैं जहाँ पर थोड़े थोड़े पानी इकट्ठा हो, फिर आपको कुछ सैंड बैंक्स देखने को मिल सकते हैं, कुछ आइलैंड्स देखने को मिल सकते हैं। तो ये सब फीचर्स है गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा का, ठीक है। अगर हम सिंपल ब्रह्मपुत्र प्लेन की बात करें तो ये है पूरा हमारा ब्रह्मपुत्र प्लेन, जिसका एक मैक्सिमम पोर्शन असम में देखने को मिलता है। यहाँ पर ग्रीन वाले पोर्शन पे अगर आप नजर डालेंगे तो आपको पता चलेगा कि मोर और लेस पूरा तो आसाम ही है। तो इसलिए इसके इतने बड़े कवरेज को हम लोग क्या नाम देते हैं? आसाम प्लेन भी देते हैं, ठीक है। तो ब्रह्मपुत्र वैली, असम वैली या असम प्लेन सब इसी डायरेक्शन में इशारा करते रहते हैं। जो इसका जो वेस्टर्न बाउंड्री है वो इंडो बांग्लादेश के बॉर्डर से लगता है, जो भी इसका ईस्टर्न मोस्ट बाउंड्री है वो पूर्वांचल हिमालय के तहत में रहेगा। इस तरीके से हम लोग इसके नॉर्थ साउथ डायरेक्शन को भी डिफाइन कर सकते हैं। मेघालय से थोड़ा और ऊपर तक रहेगा ये, फिर उसके ऊपर भी एक माउंटेन्स रख देते हैं कि अरुणाचल प्रदेश, मतलब असम का जो बॉर्डर लगता है अरुणाचल असम, उसका एकदम नॉर्थ पोर्शन, मतलब नॉर्थ में कौन है? अरुणाचल प्रदेश है। तो इस तरीके से हम चीजों को डिफाइन कर सकते हैं। ब्रह्मपुत्र प्लेन में वापस से एडिशनल प्लेन देखने को मिलता है, और ये भी लेयर बाय लेयर डिपोजिशनल वर्क के द्वारा बनते हैं। इन नंबरेबल ट्रिब्यूटरीज हैं ब्रह्मपुत्र की, लाइक लोहित, सुबनसिरी, इसके बाद दिबांग, दिहांग, ये सारे रीजन हैं, बहुत सारे रिवर्स हैं जो कि ब्रह्मपुत्र सिस्टम में मिलती हैं। और फिर यहीं पर, क्योंकि ये वाला रीजन जो है ना पूरा माउंटेनियस रीजन है, तो इसलिए जब रिवर्स नीचे की तरफ बहती हुई आती हैं तो यहाँ पर बनाती हैं एल्यूवियल फैंस, ठीक। फिर हमने देखा कि जो भी मियांडरिंग स्ट्रक्चर्स होता है वो मियांडरिंग स्ट्रक्चर ये भी करती है। साथ ही साथ ऑक्सबो लेक हमने देखा था, तो ऑक्सबो लेक का फॉर्मेशन भी होता है ब्रह्मपुत्र में। फिर यहाँ पर देखो एक मार्शी ट्रैक्ट ऑफ एरिया है जो कि एल्यूवियल फैन या फिर तराई या सेमी तराई, तराई वो रीजन होते हैं जहाँ पर पानी हमेशा कुछ न कुछ लेवल में भरा होता है। सेमी तराई कंडीशन मतलब पानी की अवेलेबिलिटी हमेशा वहाँ पर जमीन के पास में है। तो ब्रह्मपुत्र प्लेन के आसपास वाले रीजन को हम लोग तराई रीजन भी बोल सकते हैं। बात करते हैं प्लेन की सिग्निफिकेंस की, जैसा कि हमने शुरुआत में डिस्कस किया। अभी जितने भी प्लेन के बारे में डिस्कस कर रहे थे, जैसे कि पंजाब प्लेन हो गया, मालवा प्लेन हो गया, राजस्थान प्लेन हो गए, हमारा जो मेन प्लेन नॉर्थ प्लेन है उत्तर प्रदेश रीजन वाला, बिहार रीजन वाला, इन सब का सिग्निफिकेंस क्या है, क्या इंपॉर्टेंस है सबका। तो जैसे कि मैंने आपको पहले भी हमने डिस्कस किया इस चीज को कि यहाँ पर अगर एरिया वाइज देखा जाए तो ये एक्चुअल में 1/4 ऑफ द टोटल कंट्री का लैंड को कवर करता है, लेकिन यहाँ पर 50% ऑफ द पॉपुलेशन रहती है। तो इसका इंपॉर्टेंस इस बेसिस पर आता है कि यहाँ पे सबसे पहले हैबिटेबल लैंड सिस्टम है, यहाँ का फ्लैट सर्फेस है, तो बहुत ज्यादा चढ़ाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो भी टेरेन यहाँ काफी इजी टेरेन है लोगों के रहने के लिए। इसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि 12 महीने पानी की फैसिलिटीज होती है, हमेशा किसी न किसी रिवर सिस्टम से मिलती रहती है। क्लाइमेटिक कंडीशन भी मोर और लेस काफी फेवरेबल होती है, बारिश बहुत ज्यादा नहीं होती, बहुत कम नहीं होती। जो भी हमारे नेचुरल डिवास्टेशन होते हैं उससे बड़े बहुत ही परे है ये, बहुत ज्यादा अर्थक्वेक इस रीजन में नहीं आता है, या फिर हम यूं बोले बहुत ज्यादा फ्लड वाला जो रीजन है वो भी यहाँ पर नहीं है। कभी कभी एक्सट्रीम सिचुएशंस में आते हैं लेकिन इतना फ्रीक्वेंट नहीं है।
तो अपने आप में ये पूरा का पूरा प्लेन जो है ये हैबिटेबल प्लेन बन जाता है, रहने के लिए सबसे बढ़िया प्लेन माना जाता है। साथ ही साथ चूंकि बहुत सारे लोग एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं और हमारे यहाँ पर रेन फेड एग्रीकल्चर होता है। रेन फेड मतलब केवल केवल बारिश के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। एग्रीकल्चर सिस्टम अभी मोर और लेस हमारे ईस्टर्न सेक्शन में तो बिल्कुल भी डेवलप नहीं हुआ है, जैसे कि बिहार में, वेस्ट बंगाल में, इन सब रीजन में, ईस्ट यूपी में। तो इन सब जगहों पर सबसे बढ़िया यही होगा कि पानी की फैसिलिटी जो है वो हमेशा पेरिनियल रिवर्स के थ्रू मिलती रहे। इन सब जगहों से हमें पता चलता है कि इस प्लेन का अपना इंपॉर्टेंस है। इसके साथ ही साथ अब चूंकि यहाँ पर इरिगेशन बहुत ज्यादा होता है तो इसीलिए हमको इसे इंडिया का ग्रैनरी कहना पड़ता है, ग्रैनरी ऑफ इंडिया इसको कहते हैं। और इसके बाद अगर पूरे वर्ल्ड लेवल की बात करें हम तो इस पूरे वर्ल्ड में यूएसए के अंदर में हमने यहाँ वाले रीजन में सेंटर पोर्शन में एक रीजन पढ़ा था जिसको हम लोग अभी एक्चुअली हमने वेजिटेशन नहीं पढ़ा, उस टाइम पर मैं मैप वर्क में भी आपको बता रहा था कि वेजिटेशन हम सब एक साथ पढ़ेंगे। तो यहाँ पर होता है प्रेरीज। प्रेरीज जो होते हैं एक ऐसे रीजन है जहाँ पर एग्रीकल्चरल ट्रैक्ट ऑफ लैंड हमको काफी अच्छे अमाउंट में मिलता है। इसके बाद देखो क्या हुआ कि जैसे कि हम अभी ये बोलते हैं कि थार डिजर्ट है पूरा, और फिर हम देख रहे हैं कि धीरे धीरे इरिगेशन फैसिलिटीज वहाँ पर डेवलप किया जा रहा है। जो सेमी एरिड रीजन है ना, सेमी एरिड रीजन को हम वापस से फर्टाइल बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं। इसके बाद हमने देखा कि इन पूरे ही प्लेन एरियाज में कम्युनिकेशन बहुत बढ़िया है, क्योंकि चीजें बहुत प्लेन स्ट्रक्चर्स पे रहती हैं, बहुत चढ़ाई उतार इन सब में ये रहते नहीं। माउंटेनस रीजन होता है तो दिक्कत होती है, डिफिकल्ट टेरेन होता है, लेकिन ये सभी फायदेमंद हो जाता है। तो इसलिए यहाँ पर आप देखो कि बड़े बड़े इंडस्ट्रीज या फिर अर्बनाइजेशन की वजह पर बहुत सारे अच्छे सिटीज यहाँ पर बसते हैं। इनके साथ इनका अपना कल्चरल टूरिज्म का कॉन्सेप्ट है। कल्चरल टूरिज्म मतलब कि जो भी रिवर सिस्टम, जैसे कि गंगा रिवर सिस्टम, यमुना रिवर सिस्टम, हम देखते हैं जो पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा कॉन्फ्लुएंस होता है, जहाँ पर सबसे बड़े तादाद में लोग इकट्ठा होते हैं हमारे प्रयाग में। तो इस कुंभ वाले मेला में अपने प्रयागराज में ये सारी चीजें देखने को मिलती हैं। और यहाँ पर मतलब उसका कल्चरल टूरिज्म की वजह से भी देख सकते हैं, मतलब कल्चरल इंपॉर्टेंस भी है हिंदू माइथोलॉजी के हिसाब से। साथ ही साथ जो बुद्धिज्म ट्रेडिशन है या फिर जैन ट्रेडिशन है, सूफीज्म भक्ति मूवमेंट के जो ट्रेडिशंस रहे हैं वो इन रीजन में काफी हद तक बड़े। बुद्ध के नाम से तो बहुत सारे, जैसे कि मिथिला रीजन है पूरा इंपॉर्टेंट है, अपने यहाँ पर कौशाम्बी, ये सारी चीजें काफी इंपॉर्टेंट है, सब इसी प्लेन पर ही रहते हैं। तो इसलिए कल्चरली भी काफी इंपॉर्टेंट ये प्लेन हमें दिखता है। तो ये कुछ सिग्निफिकेंस की बात है हमने। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पेनिनसुलर प्लेटू। देखो पेनिनसुलर प्लेटू के अंदर हम लोग स्पेसिफिकली पेनिनसुलर प्लेटू के फीचर्स के बारे में बात करेंगे, इसके एक्सटेंशन की बात करेंगे और इसके टाइप्स के बारे में देखेंगे कि कितने माइनर टाइप्स के ये प्लेटूज हम इस पेनिनसुलर इंडिया में डिवाइड कर सकते हैं। पेनिनसुलर इंडिया कुछ न कुछ करके ऐसा स्ट्रक्चर है, सॉरी इतना स्ट्रक्चर जो भी है आप इसको पेनिनसुलर इंडिया घोषित कर सकते हो। घोषित मतलब ऑलरेडी है ये पेनिनसुलर इंडिया। आप बता सकते हो कि इतना बड़ा रीजन जो है वो पेनिनसुलर इंडिया का है, उसके छोटे छोटे बहुत सारे पार्ट्स हैं। वो छोटे पार्ट्स कौन से हैं? सबसे पहले अगर हम पेनिनसुलर प्लेटू के फीचर्स की बात करें तो रफली अगर हम इसके एक्सटेंशन को देखें तो सबसे ऊपर क्या है, नदर्न प्लेन आएगा जो भी हम पढ़ रहे थे, और साउथ में नीचे पूरा कन्याकुमारी तक ये प्लेटू एक्सटेंड है। इसके अलावा अगर हम पूरे कंट्री की बात करें तो पूरा कंट्री हमारा लगभग 32 लाख स्क्वायर किलोमीटर का है। इसका 50% पोर्शन जो है वो पेनिनसुलर प्लेटू के द्वारा कवर किया जाता है। इसका जो हाइट है वो लगभग 600 से 900 मीटर तक है, मतलब 1 किलोमीटर की हाइट इसका एवरेज तौर पर नहीं पहुंचता है। कुछ रेंजेस हैं जहां पर हाइट लगभग 2 किलोमीटर तक की ऊंचाई पहुंचती है, लेकिन फिर भी मोर और लेस इस प्लेटू की ऊंचाई 600 से 900 मीटर की एवरेज हाइट मिलती है। फिर इसके बाद जो इसका स्लोप है वो स्लोप आप देखोगे कि रिवर सिस्टम के फ्लो से भी आप पकड़ सकते हो कि ईस्ट वेस्ट टू ईस्ट ही होगा, क्योंकि सारी नदियां आप देखो ईस्टर्न प्लेटू पर या फिर जो हमारा ईस्टर्न कोस्ट है यहीं पर डेल्टा फॉर्मेशन बनाती है। तो इसलिए रिवर का फ्लो कहां से होगा? वेस्ट डायरेक्शन से ईस्ट डायरेक्शन तक। कुछ एक्सेप्शंस आते हैं जैसे कि माही रिवर है, नर्मदा है, तापी है, ये सारे। जैसे नर्मदा तापी तो स्पेसिफिकली रिफ्ट से बहते हैं। रिफ्ट मतलब क्या होता है? मान लो कि दो माउंटेन, एक बड़ा माउंटेन रेंज था, इसका बीच वाला जो रीजन है वो सबडक्ट होकर नीचे चला गया, तो अब ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बन गया। तो ऐसे रिफ्ट में ये बनते हैं, और ये जो रिफ्ट में ही बहने वाली नदियां हैं नर्मदा और तापी, ये इसलिए एक्सटेंशन देती हैं, सॉरी एक्सेप्शन बताती हैं इस चीज का कि सारी नदियां ईस्ट फ्लोइंग है। भले ही टिल्टिंग जो है वो वेस्ट टू ईस्ट ही है, लेकिन ये नर्मदा और तापी ऐसी नदियां वेस्ट साइड में गिरती हैं। और बहुत सारी नदियां जैसे गोवा वाली जितनी भी रिवर्स हैं, जैसे जुआरी एक रिवर है, मांडवी एक रिवर है, तो ये सारी रिवर्स जो भी हैं ये सब वेस्ट फ्लोइंग ही है। पेनिनसुलर प्लेटू जो है वो अपने अर्थ का ओल्डेस्ट लैंडफॉर्म है, जिसको हम लोग आर्कियन एज में पढ़ते थे। आर्कियन एज क्या था? 4 बिलियन साल पहले। 4 बिलियन साल पहले ये पेनिनसुलर प्लेटू बन चुका था। अपने आप में काफी स्टेबल शील्ड जैसा है, बहुत ही स्टेबल है। यहाँ का जो रॉक सिस्टम है काफी मजबूत है। पेनिनसुलर प्लेटू जो है वो लगभग ऐसे बहुत सारे छोटे स्मॉल प्लेटू से बना है जिनके बारे में हमें चर्चा करना है। अच्छा, यहाँ पे कुछ फीचर्स हैं हिमालय रीजन और पेनिनसुलर रीजन का, एक बार इसको डिस्कस करते हैं क्या डिफरेंसेस हैं इनके बीच में। कंपैरेटिवली देखा जाए तो हिमालय रीजन काफी यंग स्ट्रक्चर्स हैं, और जो पेनिनसुलर प्लेटू है ये अपना गोंडवाना लैंड का पार्ट है। आपको याद होगा जब हम ओरिजिन ऑफ अर्थ पढ़ रहे थे तो हमने पढ़ा था कि पैंजिया नाम से एक सुपर कॉन्टिनेंट हुआ करता था जो कि 2 पार्ट में डिवाइड होता है, एक लॉरेशिया प्लेटू और एक गोंडवाना लैंड। तो ये गोंडवाना लैंड का पार्ट है जो हमारा इंडिया पेनिनसुलर प्लेटू जो है। इसके बाद आप देखो कि लॉफ्टीएस्ट माउंटेन, बहुत ऊंचाइयों वाले माउंटेन्स यहाँ पर आज के टाइम पर प्रेजेंट है, बहुत डीप वैलीज प्रेजेंट है, लेकिन यहाँ पर पेनिनसुलर रेंज में शैलो वैलीज देखने को मिलते हैं, राउंडेड स्ट्रक्चर्स वाले हिल हैं। यहाँ पर बिल्कुल नुकीले, जैसे कैलाश पर्वत हमने देखा था, माउंट एवरेस्ट देखा था, ये काफी नुकीले पर्वत है ना, यहाँ पर राउंडेड हिल्स देखने को मिलते हैं, इतने पीकी पॉइंट्स नहीं होते हैं। और इंडो ऑस्ट्रेलियन और यूरेशियन प्लेट्स के टकराने से ये बने थे, और ये जब गोंडवाना लैंड का ड्रिफ्टिंग हो रहा था तब उससे ही पेनिनसुलर प्लेटू बन चुका था। ये अपने आप में सेडिमेंट्री रॉक से बने हैं, क्योंकि यहाँ पर इसके पहले कौन सी सी थी? 33 सी, और 33 सी में क्या होते हैं? सेडिमेंट्स होते हैं, मेराइन एनिमल्स के जो भी वहाँ पेड़ पौधे थे उनके सेडिमेंट्स थे, इसलिए ये अपने आप में सेडिमेंट्री रॉक्स बनाते हैं। लेकिन पेनिनसुलर प्लेटू ड्यू टू द कंप्रेशन और इतने हीट वगैरह के बाद ये अब इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स में चेंज हो चुके हैं अपने आप में, इसीलिए ये काफी स्टेबल भी हो चुके हैं। जबकि यहाँ पर हम देखते हैं कि अनस्टेबल अर्थक्वेक वगैरह आते रहते हैं, क्योंकि ये एक एक्टिव जोन में मिलते हैं। यूरेशियन प्लेट्स और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट्स हमेशा आपस में टकराते रहते हैं। मेजर रिवर्स की बात करें तो यहाँ पर इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्र, ये 3 मेजर रिवर्स हैं हिमालय रीजन में। और पेनिनसुलर रिवर में हम देखते हैं सबसे पहले नर्मदा तापी तो है ही है, साथ ही साथ गोदावरी, कृष्णा और कावेरी, ये 3 रिवर्स हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट रिवर सिस्टम बनाती हैं पेनिनसुलर प्लेटू की। ये वाले पेरेनियल रिवर्स हैं और ये वाले सीजनल हैं। फिर कौन कौन से हिल स्टेशन हैं? तो ऊपर हमने देखा था उत्तराखंड वाले रीजन में कि हमारे कुमाऊं माउंटेन्स रेंज में आपको शिमला, मसूरी, दार्जिलिंग, नैनीताल ये सारी चीजें मिलती थी। हिल स्टेशन यहाँ पर देखें तो इंपॉर्टेंट रीजन पुणे के पास में आप देखोगे काफी रीजन है, लाइक ऊटी है। इसके अलावा आप खंडाला, कोडाईकनाल, पंचगनी, ये सारी जो भी हिल स्टेशन है वो हमारे पेनिनसुलर प्लेटू के। ठीक है, चलो टाइप्स के बारे में पढ़ते हैं। माइनर प्लेटू जो है पेनिनसुलर प्लेटू में कुछ इतने टाइप्स के हैं। कौन कौन से? मारवाड़ प्लेटू या मेवाड़ प्लेटू, सेंट्रल हाईलैंड, बुंदेलखंड, मालवा प्लेटू, बघेलखंड, छोटा नागपुर प्लेटू, मेघालय प्लेटू, डेक्कन प्लेटू, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और छत्तीसगढ़। एक एक करके डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है हमारा मारवाड़ प्लेटू या मेवाड़ प्लेटू। दोनों, जैसे कि मैंने आपको बताया भी था बिल्कुल शुरुआत में आज के ही लेक्चर में, कि एक तो यहाँ पर है अपना मारवाड़ प्लेन, फिर बीच में आता है हमारा अरावली रेंज, और इसके जस्ट हमारे कौन से सेक्शन में? ईस्ट सेक्शन में आता है कौन सा? प्लेटू, मारवाड़ प्लेटू आता है। हाइट बहुत ज्यादा नहीं है, ऑन एवरेज 250 से 500 मीटर तक की हाइट है। और जैसे हम ईस्ट साइड में चलते जाते हैं स्लोप जो है वो गिरता जाता है, मतलब सबसे ऊंची हाइट ऑब्वियस बात है कि अरावली रेंज है, उसी के ऑफशूट में ये सारी चीजें आई होंगी। इसके बाद देखो कि यहाँ पर विंध्यान पीरियड से ये बने हुए हैं, यहाँ पर इसलिए सैंडस्टोन, लाइमस्टोन ये सारी चीजें मिलती हैं। ठीक है, इसके बाद अगर हम एक रफ स्ट्रक्चर, तो राजस्थान को मैप बनाना सबसे आसान है। आप सिंपली इसको एक स्क्वायर शेप में थोड़ा सा टिल्टेड बना सकते हो। ये राजस्थान है अपना। तो राजस्थान में आपने देखा कि ये वाला तो अरावली रेंज है, और यहाँ पर
हमारा है मारवाड़ प्लेटू। अब यहाँ पर क्या देखते हो कि बहुत सारे रिवर्स निकलते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि बनास रिवर निकलता है, और साथ ही साथ कुछ और भी हैं जैसे कि बिराज रिवर, खारी रिवर, ये सब बनास रिवर की ट्रिब्यूटरी हैं। इधर हमारा नीचे के साइड में आप देखते हो कि विंध्या रेंज चलती है, ठीक। इसी विंध्या रेंज से कुछ रिवर्स और भी निकलती हैं, और भी जगहों से आप देखोगे कि जैसे इधर साइड से अपना चंबल रिवर है, ये सब बाद में चंबल रिवर से आके मिलता है, और ये फिर चंबल रिवर फाइनली यमुना रिवर से मिलता है। तो एक तो ये, और आप दूसरी बात देखो कि ये जो मारवाड़ प्लेटू है या फिर मोर और लेस जितने भी पेनिनसुलर रीजन्स में प्लेटू देखने को मिलेंगे वो अपने आप में रोलिंग प्लेन्स होते हैं। रोलिंग प्लेन्स का क्या मतलब है, नॉर्मली हम प्लेटू में क्या पढ़ते हैं कि ये एक फ्लैट टॉप प्लेटू है, मतलब टेबल टॉप जैसा, टेबल जैसा स्ट्रक्चर हुआ, लेकिन ऐसा नहीं है, ये रोलिंग प्लेन्स। रोलिंग प्लेन्स मतलब क्या है कि ये zigzag स्ट्रक्चर्स में होते हैं, मतलब कि कंप्लीटली फ्लैट नहीं है, कहीं कहीं पर उठे हुए हैं फिर नीचे, फिर उठे हुए हैं फिर नीचे। तो इस तरीके से ये रोलिंग प्लेन्स के नाम से जाने जाते हैं। फॉर एग्जांपल जो है यूएसए का जो प्रेयरी वाला सेक्शन है, जैसे कि मैं आपको बता रहा था, वो भी रोलिंग प्लेन्स जैसा ही है। तो ऐसा ही अपने यहाँ का ये सारे प्लेटूज भी इसी स्ट्रक्चर में। नेक्स्ट प्लेटू है हमारा सेंट्रल हाईलैंड। सेंट्रल हाईलैंड को हम लोग मध्य भारत पठार के नाम से भी जानते हैं। पठार मतलब प्लेटू होता है। तो मध्य भारत पठार जो है ये बेसिकली क्या होता है, एक बार मैं मैप में आपको दिखाता हूँ। नॉर्मली ये मेवाड़ वाला जो रीजन देख रहे हैं, मेवाड़ प्लेटू जो देख रहे हैं, मारवाड़ प्लेटू, मेवाड़ प्लेटू जो भी था, वो मेवाड़ प्लेटू की अगर हम बात करें तो वो कुछ इस डायरेक्शन में था, ठीक। और अगर हम फिर सेंट्रल हाईलैंड्स की बात करें तो इसमें सेंट्रल हाईलैंड्स में ये सारे रीजन आते हैं, काफी सारे आ जाते हैं। आप बुंदेलखंड, ये सारे रीजन को आप बोल सकते हो कि ये कौन सा है, सेंट्रल हाईलैंड रीजन है। मतलब कि इसके इस साइड में जो भी हमारे प्लेटूज रीजन होंगे, अपलैंड्स होंगे, वो सब कहाँ आएंगे, ये सब आएंगे हमारे सेंट्रल हाईलैंड वाले रीजन, ठीक है। अब देखो क्या होता है कि इसमें कुछ और भी चीजें जो कि हमको पता होना चाहिए। एक तो हमें विंध्या रेंज के बारे में पता होना चाहिए। देखो ये है विंध्या रेंज। विंध्या रेंज कहाँ पर है, ये वाला रीजन जो है ये है हमारा विंध्या रेंज। विंध्या रेंज जो है ना, ये कंटीन्यूअस रेंज है, कंटीन्यूअस रेंज, और यहाँ से काफी रिवर्स वगैरह निकलती है, बाद में ऊपर यमुना पर मिलती है। और जो सतपुरा है वो टूटे हिल्स में देखने को मिलता है, जैसे कि इसके बहुत सारे पार्ट्स हैं। इसमें हम लोग जैसे कि ये देखो सतमाला हिल्स बोलते हैं, इसके बाद इधर है हमारा अजंता हिल्स, अजंता रेंज, फिर आता है गाविलगढ़ हिल, फिर आता है महादेव हिल, और फिर आखिरी में आता है मैकाल रेंज। इतनी बात आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। अब यहीं से हम इसको ट्रैक करेंगे कि जो हमारा कुछ अभी रीजन जो बुंदेलखंड, मतलब बहुत सारे प्लेटूज और भी हैं। तो एक तो हमने यहाँ पर कौन सा पढ़ा, ये हमने पढ़ा अभी मारवाड़ प्लेटू है या फिर मेवाड़ नाम दे सकते हो, ये मारवाड़ प्लेटू। इसके थोड़ा सा साइड में आएंगे तो हमें दिखता है बुंदेलखंड। बुंदेलखंड रीजन जो है वो बेसिकली हम ये बोल सकते हैं ना कि महादेव हिल्स जो है इसके जस्ट ऊपर, या फिर विंध्या रेंज जो है, विंध्या रेंज के जस्ट ऊपर ये बुंदेलखंड रीजन देखने को मिलता है। इसके जस्ट नॉर्थ में अगर हम देखेंगे तो ये सोन बेटवा या फिर यमुना रिवर जो है इसका बॉर्डर लगता है। यमुना और विंध्या रेंज के बीच में आता है बुंदेलखंड, और बुंदेलखंड के जस्ट बाद में एक भांडेर प्लेटू आता है। ये इतना इंपॉर्टेंट, चलो इसको काट दो, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं, आप याद करना बघेलखंड। बुंदेलखंड के भी ईस्ट साइड में जब आते हैं तो हमें मिलता है बघेलखंड। देखो विंध्या रेंज में ही हमको मिलता है कैमूर हिल्स। कैमूर हिल्स वाला हिल है जो कि मिर्जापुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश, विंध्याचल डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश में जो आपको छोटे छोटे पहाड़ मिलते हैं ना, वो कैमूर हिल्स है हमारे साइड। कैमूर हिल्स को अगर हम क्रॉस करके इधर साइड में आएंगे, मतलब कि हम छत्तीसगढ़ साइड में, एमपी साइड में अगर आते हैं तो हमको मिलता है बघेलखंड। बघेलखंड प्लेटू है ये, करिएगा बघेलखंड को कैसे हम डिफाइन कर सकते हैं कि ये मैकाल रेंज जो है, मैकाल रेंज के ठीक ऊपर और सोन रिवर से घिरा हुआ है, इसके साउथ में सोन रिवर भी है, और ऊपर साइड में भी हम बता सकते हैं कि ये कैमूर हिल्स या फिर विंध्या रेंज से घिरा हुआ है। इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट फीचर है यहाँ पर जो कि हमारा छोटा नागपुर प्लेटू है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। देखो छोटा नागपुर प्लेटू जो है वो मोर और लेस झारखंड रीजन में बना हुआ है। देखो ये झारखंड है और झारखंड में ही मोर और लेस छोटा नागपुर प्लेटू देखने को मिलता है। बहुत सारे रिवर्स का जो एरियल पैटर्न होता है, एरियल व्यू देखेंगे तो बहुत सारे रिवर्स यहाँ से निकलते हैं, जैसे कि यहाँ पर साउथ कोयल, ऊपर नॉर्थ कोयल, और भी कुछ है। यहाँ पर एक है हमारा अमरकंटक प्लेटू जो कि विंध्या रेंज का सबसे आखिरी टिप है। इसके बाद हमने देखा था विंध्या अरावली रेंज। अरावली रेंज जो है ये ऊपर दिल्ली तक आता है, यहाँ पर ऊपर कहीं दिल्ली, और दिल्ली का ये जो जेएनयू कैंपस है, जेएनयू कैंपस में अरावली रेंज का सबसे आखिरी रेंज का पार्ट देखने को मिलता है। तो ये पूरा अरावली रेंज गुजरात से लेकर दिल्ली तक फैला हुआ है। तो हमने अभी मोटे मोटे तौर पे एक और चीज है, एक आप मालवा प्लेटू का नाम याद रखना। देखो मालवा प्लेन्स हमने पंजाब रीजन में पढ़ा जो कि मैंने आपको बताया था, और ये जो मालवा प्लेटू है ये अपने ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के जस्ट ऊपर वाला रीजन है एमपी में। तो इसको हम लोग बोलते हैं मालवा प्लेटू, जो कि अपने आप में मेवाड़ प्लेटू से नीचे आता है, ठीक है। विंध्या रेंज और मेवाड़ प्लेटू या फिर मालवा प्लेटू को हम लोग इस हिसाब से डिफाइन करते हैं कि एक ऐसा प्लेटू है जो कि अरावली रेंज और विंध्या रेंज और इधर हमारे नॉर्दर्न प्लेन से इन तीनों के बीच में आता है हमारा मालवा प्लेटू, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग डिफाइन करते हैं। एक हम डिफाइन करते हैं छोटा नागपुर प्लेटू। देखो छोटा नागपुर प्लेटू के साथ ही साथ हम लोग कुछ और चीजें पढ़नी पड़ती हैं, जैसे कुछ रिवर सिस्टम है ऊपर से। छोटा नागपुर प्लेटू के ऊपर कुछ रिवर चल रही है, मान लो सोन रिवर यहाँ से निकलती है, ठीक। सोन रिवर यहाँ से निकलती है, और सोन रिवर कि अगर हम लोग जस्ट बगल में देखें या फिर सोन रिवर के थोड़ा सा हम लोग साउथ में आए, या फिर हम बोले छोटा नागपुर प्लेटू और सोन रिवर के बीच में एक प्लेटू है जिसको हम लोग क्या नाम देते हैं, हजारीबाग प्लेटू का नाम देते हैं। इसी हजारीबाग प्लेटू को अगर हम लोग और नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में सबटेंड करते हैं तो यहाँ पर आता है हमारा राजमहल हिल्स, ठीक है। राजमहल हिल्स याद रखना आप लोग। इसके बाद जो छोटा नागपुर प्लेटू है, आप देखोगे कि यहीं से दामोदर रिवर निकलती है और दामोदर रिवर इसके बीचों बीच ऐसे ही फ्लो करती है। फिर इसके जस्ट साउथ वेस्ट डायरेक्शन में अगर हम बात करते हैं तो हमारा एक है राजगढ़, रामगढ़ हिल्स। तो रामगढ़ हिल्स भी काफी इंपॉर्टेंट है, छत्तीसगढ़ में ये पड़ता है रामगढ़ हिल्स। और एक चीज और याद कर लो कि छोटा नागपुर प्लेटू के जस्ट साउथ में एक है गरजात हिल्स, ठीक है। तो गरजात हिल्स, रामगढ़ हिल्स, राजमहल हिल्स, हजारीबाग हिल्स, ये सारे जो ये 5 प्लेटू हैं ये सब के सब एक सिस्टम बनाते हैं, ठीक। अब इसी राजमहल हिल्स का ही एक्सटेंशन हम लोग आगे चलेंगे तो देखेंगे कि यही मेघालय प्लेटू जो है वो मेघालय प्लेटू में एक्सटेंड होता है। अब इसके पीछे क्या कहानी है, कैसे क्या चीज हमने डिस्कस की है, इसको हम जरा वापस से मैप हमने डिस्कस कर लिया है मोटे मोटे तौर पे, जितना भी था ऊपर नॉर्थ वाले पोर्शन में ये हमने देख लिया है। फिर हम वापस चलते हैं। तो हम बात कर रहे थे सेंट्रल हाईलैंड्स की। आपको समझ में आ गया होगा कि सेंट्रल हाईलैंड्स जो है वो कहां पर देखने को मिलता है। एक और मैप मैंने यहाँ पर दे दिया, आप इसमें मैप करना चीजों को। सेंट्रल हाईलैंड देखो और भी सारे रिवर्स हैं यहाँ पर, और भी सारे फीचर्स पाए जाते हैं। अपने आप में वही रोलिंग प्लेटू है, मतलब कि वेवी लाइक स्ट्रक्चर होगा इसका। बहुत ही थिक फॉरेस्ट यहाँ पर देखने को मिलते हैं सेंट्रल हाईलैंड्स में, लेकिन साथ ही साथ इन थिक फॉरेस्ट के साथ कुछ रिवाइन वाले रीजन भी होते हैं जिनको लोग बैडलैंड्स बोलते हैं, जिसका फोटो यहाँ पर दिया हुआ है। ये चंबल घाटी का बैडलैंड है। तो चंबल रिवर के पास वाला जो रीजन है जो कि नॉन फर्टाइल एरिड रीजन है उसको लोग बैडलैंड्स बोलते हैं। इसके अलावा देखो ये काली सिंध, परमान, पार्वती और बनास, ये सारे रिवर जो है ये सब सेंट्रल हाईलैंड वाले रिवर्स ही है। अब इसके बाद देखो बुंदेलखंड रीजन आता है। बुंदेलखंड रीजन हमने ऑलरेडी पढ़ा कि भी कहां पे है, मध्य भारत पठार से अगर हम थोड़ा सा वेस्ट डायरेक्शन में देखेंगे तो हमको बुंदेलखंड दिखेगा। बुंदेलखंड जो है ये अपने आप में पुराना डाइसेक्टेड एरिया है, अपलैंड है, जो कि बुंदेलखंड नीस से बना हुआ है। यहाँ पर ग्रेनाइट और नीस मिलता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ग्रेनाइट और नीस के बाद ये जो बुंदेलखंड रीजन है ये उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बीच में शेयर होता है। ये रीजन उत्तर प्रदेश में से 5 डिस्ट्रिक्ट है, मध्य प्रदेश में से 4 डिस्ट्रिक्ट है, जो कि इस बुंदेलखंड अपलैंड को कंप्राइज करते हैं, इनसे मिलकर बनता है। तो रफली अगर लोकेट करें ना हम लोग इस पूरे रीजन को तो ये रफली कुछ इस डायरेक्शन में आते हैं। यहाँ पर इतने रीजन में आप देख सकते हो ये है हमारा बुंदेलखंड वाला रीजन की। इसके बाद हमारा विंध्या रेंज आता है। ये जो रिवर्स वगैरह देख रहे हो आप सब ये विंध्या रेंज से ही निकल रहे हैं, इसीलिए सब एक डायरेक्शन में दिख रहे हैं। ये विंध्या रेंज हो गया। इसके लास्ट में कैमूर हिल्स है। कैमूर हिल्स के इधर वाला पोर्शन ये हमारा बघेलखंड है। यहाँ पर हमने देखा था कि इसके जस्ट नीचे हमारा एक महादेव हिल्स होगा यहाँ पर, और ये महादेव हिल्स, और इसके बाद यहाँ वाला जो रीजन है इस वाले रीजन को हमने मैकाल हिल्स बोला था। तो इस तरीके से आप थोड़ा थोड़ा रफली मध्य प्रदेश वाले मैप में चीजों को आप लोकेट करके देख सकते हो। इसके बाद जो है हमारा नेक्स्ट आता है बुंदेलखंड अपलैंड में। कुछ और बातें अगर हम करें तो ये ऐसे ही जैसे कि हमने बताया था ग्रेनाइट सैंडस्टोन इन सबसे मिलकर बना हुआ है। और ये बेसिकली देखो एक विंध्या स्क्रैप लैंड होता है। स्क्रैप लैंड, विंध्या स्क्रैप लैंड जो है ना वो विंध्यास जहाँ पर है उसके जस्ट ऊपर वाले रीजन यहाँ पर कहीं पर होता है। तो इसलिए ऊपर यमुना, चंबल ये सारी रिवर और इनके बीच में ये विंध्या स्क्रैप, और इधर जो चंबल रिवर है या फिर ये जो पूरा रिवर सिस्टम है इसको हम लोग यही बुंदेलखंड रीजन में हम लोग देखते हैं, ठीक है।
चलो मालवा प्लेटू का नाम आता है। मालवा प्लेटू जो है रफली ट्रायंगुलर बनाता है, ट्रायंगल शेप्ड है। किसके किसके बीच में? एक तो यहाँ पर देखो ये है हमारा अरावली रेंज, ये है हमारा विंध्या रेंज, और उसके ऊपर हमने क्या देखा? बुंदेलखंड वाला रीजन। तो इन दोनों के बीच में, इन तीनों के बीच में जो एक स्ट्रक्चर आता है, या फिर हमने मध्य भारत पठार भी देखा था, सेंट्रल हाईलैंड भी देखा था पूरा इधर साइड में। तो इन सबके बीच में क्या आता है? हमारा मालवा प्लेटू। तो मालवा प्लेटू जो है वो एक्चुअल में क्या है कि यहाँ पर दो सिस्टम्स ऑफ ड्रेनेज देखने को मिलता है। एक वो सिस्टम जो कि हमारे ईस्टर्न कोस्ट पर ड्रेन करता है, और दूसरा वो जो कि हमारे वेस्टर्न कोस्ट पर ड्रेन करता है। तो जैसे रिवर्स लाइक माही, रिवर्स लाइक नर्मदा एंड तापी, ये सारे वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर्स हैं। और इसके बाद जो दूसरा ड्रेनेज सिस्टम आता है जिसमें हम लोग चंबल, बेटवा, ये सारे जो कि बाद में यमुना से मिलता है, और यमुना बाद गंगा से, और गंगा बाद में ड्रेन होती है यहाँ पे। तो इन सब बेसिस पर हम लोग पूरे मालवा प्लेटू को दो सिस्टम ऑफ ड्रेनेज के बीच में डिवाइड कर सकते हैं। तो यही वाला मैप है, इसी चीज को आप फिर से इसको समझ सकते हो। मालवा प्लेटू जो है वो अपने नॉर्थ में चंबल रिवर के द्वारा ड्रेन किया था। फिर और भी ऊपर है राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं इस चंबल की, काली, सिंध, पार्वती, ये सारी चीजें आपको याद करनी पड़ेगी। चंबल की ट्रिब्यूटरी क्या है? काली है, सिंध है, पार्वती है। फिर इसके अलावा सिंध, केन, बेटवा, ये सभी जो रीजन आता है ये सब मालवा प्लेटू के नॉर्थ में। फिर इसके बाद यहाँ पर जो मालवा प्लेटू है ना वो ब्लैक सॉइल के द्वारा कवर किया गया हुआ है, और ये लगभग जो इसका स्लोप है वो नॉर्थ साइड, मतलब जैसे हम यमुना रिवर की तरफ जाते चलेंगे इसका स्लोप धीरे घटता जाएगा। वो नॉर्मली हर बार वही होगा कि विंध्या रेंज के बाद जो भी इधर के साइड में बनेगा उन सबका धीरे स्लोप जो है वो यमुना के साइड में घटता हुआ है। ये भी अपने आप में यही रोलिंग प्लेटू है, बिल्कुल स्ट्रेट नहीं है। चंबल रिवाइंस यहाँ पर मिलते हैं। फिर इसके बाद आता है बघेलखंड। बघेलखंड रीजन जो है वो ये वाला रीजन है। तो बघेलखंड जो रीजन है यहाँ पर एक्चुअली बुंदेलखंड यहाँ दिया हुआ है, आप इसको डिलीट कर सकते हो, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं। बघेलखंड जो है वो यहाँ पर बुंदेलखंड ये वाला रीजन है थोड़ा सा। इसके बाद यहाँ पर तो विंध्या रेंजेस है क्योंकि, और फिर उसके बाद ये वाला है बघेलखंड। तो बघेलखंड जो है वो मैकाल रेंज के नॉर्थ में आता है, मतलब इसके जस्ट नीचे आप देखोगे ना तो मैकाल रेंज है। या फिर और भी इंपॉर्टेंट अगर मैं आपको बताऊं तो एक आता है गरजात हिल्स, ठीक। तो ये बेसिकली जो हमारे यहाँ पर, सॉरी गरजात नहीं, देवगढ़ हिल्स है। देवगढ़ हिल्स जो है वो इसके जस्ट ऊपर आपको बघेलखंड देखने को मिलता है। बघेलखंड हो गया। सोन रिवर जो है वो इसको नॉर्थ में बाउंड करती है, मतलब इसके नॉर्थ में आपको यहाँ पर सोन रिवर देखने को मिलेगा। तो इन सब के बेसिस पर आप इसको डिफाइन कर सकते हो बघेलखंड को। बघेलखंड जो है जैसे मैंने बताया कि सोन रिवर जो है और महानदी रिवर जो है इनके बिल्कुल बीचों बीच देखने को मिलेगा। महानदी जो है मतलब जो अमरकंटक प्लेटू या फिर अरावली रेंजेस से निकलने वाली महानदी है, इसके बाद ऊपर सोन रिवर है। सोन रिवर और महानदी के बीच में ही बघेलखंड स्टैब्लिश हो चुका है। इसके बाद नॉर्मल एलिवेशन की बात करें तो ये काफी वेरिएशंस में इसके एलिवेशंस होते हैं, और ऐसा देखने को पता चलता है ना कि ये काफी सिंपल प्लेन स्ट्रक्चर है। ऐसा लगता है कि इसमें कोई भी डिस्टर्बेंसेस क्रिएट की नहीं गई है। तो अभी जो भी रोलिंग प्लेन्स थे इसके हटकर बघेलखंड प्लेन जो है वो प्लेन एरिया। फिर स्पेसिफिकली आता है छोटा नागपुर प्लेटू, जिसको हमने अभी डिस्कस किया। इसके आगे पीछे नीचे ऊपर जो भी चीजें थी उनके बारे में डिस्कस किया। मोरले झारखंड का पार्ट है। छत्तीसगढ़ का भी डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट वो लगता है, और साथ ही साथ जो वेस्ट बंगाल है, सॉरी वेस्ट बंगाल का पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर है, और इसके अलावा छत्तीसगढ़ के कुछ डिस्ट्रिक्ट और मोरलेस पूरा पूरा झारखंड में ये बना हुआ है। सोन रिवर जो है इसके नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में फ्लो करती है, मतलब कि ये जो रीजन देख रहे हो यहाँ पर ये सोन रिवर का है। इसके अलावा इसकी हाइट लगभग 700 मीटर्स की है। इसके आगे पीछे बहुत सारे रेंजेस, जैसे कि हमने पढ़ा था कौन सा, एक तो हमने पढ़ा था कि ऊपर हजारीबाग प्लेटू हमने देखा था जो इसके नॉर्थ साइड में, ठीक नॉर्थ साइड में, नॉर्थ ऑफ दामोदर रिवर जो है इसी से निकलता है। और केवल दामोदर ही नहीं बल्कि इसके अलावा और भी बहुत सारे रिवर सिस्टम लाइक सुबर्णरेखा, नॉर्थ कोयल, साउथ कोयल, बराकर रिवर जो है ये सब छोटा नागपुर प्लेटू से ही ओरिजिनेशन पाती है। प्लेटू जो है ये भी गोंडवाना रॉक्स के टाइम का ही कंपोज किया हुआ है, और हजारीबाग प्लेटू जो है ये इसके जस्ट मतलब दामोदर रिवर के जस्ट नॉर्थ में आ रहा है। फिर इसके बाद रांची प्लेटू आता है। रांची प्लेटू मैंने आपको बताया था, रांची प्लेटू जो है वो छोटा नागपुर प्लेटू के जस्ट साउथ में, दामोदर वैली जो है जहां से निकलती है, और उसके जस्ट इधर रांची प्लेटू आपको देखने को मिल जाएगा। राजमहल हिल्स के बारे में मैंने आपको बताया था कि बहुत ही नॉर्थ ईस्ट में चलेगा, मतलब ये छोटा नागपुर प्लेटू है अगर, तो ये छोटा नागपुर प्लेटू के जस्ट नीचे क्या आया, यहाँ पर ये आया हमारा रांची प्लेटू। और थोड़ा सा नीचे जाना पड़ेगा हमको, तो फिर मतलब थोड़ा सा इधर साइड में साउथ वेस्ट डायरेक्शन में आएंगे तो ये मिलेगा हमको रामगढ़ हिल्स। फिर इधर साइड में थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो यहाँ पर मिलेगा हमको हजारीबाग प्लेटू, और फिर बहुत ही ऊपर चलेगा तो यहाँ पर मिलेगा हमको कहीं राजमहल हिल्स। तो राजमहल हिल्स से छोटा नागपुर प्लेटू के नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में। साथ ही साथ आप देखोगे कि मोरलेस चीजें बेसाल्टिक रही हैं, बेसाल्ट लावा से बनी हुई है, और एवरेज एलिवेशन जो है इसका 400 मीटर है। बस इतनी बात इसमें आपको छोटा नागपुर प्लेटू में पढ़नी थी। तो देखिए छोटा नागपुर प्लेटू कहाँ है, गरजात, रामगढ़, ये छोटा नागपुर प्लेटू, और इसके ऊपर हजारीबाग, फिर रामगढ़, फिर गरजात, फिर इसके बाद राजमहल हिल्स, और इतनी ही बात आपको पढ़नी थी। देखो बघेलखंड जो है किसके ऊपर है, मैकाल रेंज तो दिया है, लेकिन यहीं पर आप देखोगे बघेलखंड के ठीक ऊपर ही यहाँ पर एक हिल है जिसका नाम है देवगढ़। तो देवगढ़ हिल्स जो है वो बघेलखंड के ठीक नीचे। ओके, इतनी बातें हो गई, मोरलेस चीजें खत्म होने वाली है। मेघालय प्लेटू की बात करते हैं। देखो जैसा कि हमने बताया कि मेघालय प्लेटू जो है ना वो एक्सटेंशन है। एक्सटेंशन किसका? अपने पेनिनसुलर इंडिया का। बीच में ब्रह्मपुत्र रिवर पूरा बहती है, उससे मतलब नहीं है, लेकिन ये एक्सटेंशन है। ये राजमहल हिल्स जो यहाँ पर देख रहे थे, इसीलिए इसको राजमेघा हिल्स के नाम से भी बोलते हैं। राजमेघा हिल्स जो है वो ऊपर दोनों को कनेक्ट करता था, या फिर गारो राजमहल हिल्स बोल सकते हैं। फिर इसके बेसिस पर हमने पढ़ा और हमने देखा भी कि ब्रह्मपुत्र रिवर जो है यहाँ धुबरी एक जगह, धुबरी असम में एक जगह है, धुबरी से 90 डिग्री बेंड होती है, और ये फिर सीधे इस डेल्टा में मिल जाती है, मतलब कि अपनी अरबियन सीमा के मिलती है। तो यहाँ से देखो जो ये डिप्रेशन क्रिएट हो, जहां से आज के टाइम पे ब्रह्मपुत्र बह रही है, उस पूरे प्रोसेस के बनने को हम लोग बोलते हैं डाउन फॉल्टिंग। डाउन फॉल्टिंग कुछ नहीं मतलब जैसे कि नॉर्मल फॉल्ट जो होता है वो अर्थ के सरफेस का एक ब्लॉक स्लाइड कर जाता है, उस तरीके से डाउन फॉल्टिंग बिल्कुल डायरेक्टली नीचे की तरफ होता है। इसलिए आप देखोगे कि नॉर्मली यहाँ पर पेड़ पौधे जंगल वगैरह थे इन प्लेट्यूज पे, तो अब आपको गंगा और ब्रह्मपुत्र के सेडिमेंट्स में मतलब आपको सेडिमेंट्री डिपॉजिट्स मिलेंगे, मतलब आपको दिखेगा कि हाँ पेड़ पौधों का सेडिमेंट्स या फिर जो भी है, मतलब इस तरीके से आपको सेडिमेंट्री चीजें मिलती रहेंगी इनके माउथ पे। फिर इसके अलावा ये भी मेघालय प्लेटू भी आर्कियन एज का ही है, 4 बिलियन साल पहले का ही है। यहाँ पर ब्रह्मपुत्र वैली के नॉर्थ में हम देखते हैं सूरमा और मेघना वैली को, दोनों इंपॉर्टेंट है। सॉरी ब्रह्मपुत्र वैली जो है उसके साउथ में हम देखते हैं सूरमा और मेघना वैली को। इसके बाद शिलोंग जो है वो मेघालय का सबसे ऊंचा हाइट है, ऊंचा सबसे पॉइंट है मेघालय में शिलोंग। इस बार आता है देखो एक डेक्कन प्लेटू। डेक्कन प्लेटू जो है वो या फिर डेक्कन ट्रैप्स बोल सकते हो, तो मोर और लेस इस रीजन जो कि रेड वाला रीजन देख रहे हो, ट्रायंगुलर शेप का एक रीजन है ये ट्रायंगुलर शेप। तो ये ट्रायंगुलर शेप रीजन बेसिकली कैसे कैसे हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। देखो ऊपर की तरफ तो ये वाला विंध्या रेंज हो गया, ठीक है। विंध्या रेंज के बाद अगर हम देखें तो इधर साइड में कौन है, ये है वेस्टर्न घाट, और इधर साइड में कौन है, ये है ईस्टर्न घाट। तो वेस्टर्न ईस्टर्न घाट या फिर ये महादेव मैकाल, ये सब चीजें जो है वो इसी में आती है। एलिवेशन जो है ऑन एवरेज 600 मीटर का एवरेज एलिवेशन बता रहे हैं। डेक्कन प्लेटू जो है ना ये 1000 साल पहले लगभग ये बना था, और उस टाइम पर पता जाता है कि ये हिमालय माउंटेन से भी काफी ऊंचा रहा होगा, जो कि इतने सालों में ये डिग्रेड होते होते बिल्कुल ही इतना कम हो चुका है। तो कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि देखो डिग्रेडेशन तो होता है बात बात, लेकिन इतना भी चेंजेस नहीं आते डिग्रेडेशन से, लेकिन अपने अलग अलग व्यूज हैं, उसमें डिबेट में नहीं जाते। डेक्कन प्लेटू जो है वो वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में स्लोपी सरफेस दिखाता है, मतलब कि वेस्ट टू ईस्ट वैसे भी रिवर फ्लोइंग को हम देख के डेक्कन प्लेटू में अच्छे तरीके से बता सकते हैं। डेक्कन प्लेटू और भी अपने छोटे पार्ट पे डिवाइडेड है, जैसे कि एक है महाराष्ट्र प्लेटू। महाराष्ट्र प्लेटू मोर और लेस एक मैक्सिमम पोर्शन डेक्कन प्लेटू का कवर करता है। नदन पार्ट है महाराष्ट्र प्लेटू इस डेक्कन प्लेटू का, और ये बना हुआ है बेसाल्टिक लावा से। बेसाल्टिक लावा मतलब डेक्कन ट्रैप्स जब यूनियन आइलैंड से गुजर रहा था, तो यहाँ पे धीरे धीरे एक लेयर बाय लेयर चीजें बनती हैं, इसीलिए ग्रेडेशनल फीचर तो यही है। साथ ही साथ यहाँ पर ब्लैक सॉइल है जिसको हम लोग रेगुलर सॉइल बोलते हैं वो मिलता है।
हॉरिजॉन्टल लावा शीट्स ऐसे कंडेंस होते गए, जमते गए और लेयर बाय लेयर चीजें निकलती गई। तो इसलिए महाराष्ट्र प्लेटू में हम लोग इस तरीके की टोपोग्राफी देखते हैं। फिर एक ब्रॉड और शैलो वैली, जिसको गोदावरी, भीम और कृष्णा, इन तीनों को इसी रीजन से, महाराष्ट्र वाले रीजन से ही आप इसको बता सकते हो कि ओरिजिनेशन जो है तीनों का यहीं से है। कर्नाटका प्लेटू की अगर बात करें तो इनको मैसूर प्लेटू के नाम से भी जाना जाता है, और ये भी बोला जाता है कि भाई देखो कर्नाटका प्लेटू जो है वो महाराष्ट्र प्लेटू का साउथ डायरेक्शन में एक्सटेंशन है। इसके बाद अपने आप में ये बहुत सारी नदियों के द्वारा अपने आप में डिवाइडेड डाइसेक्टेड है। देखो इस कर्नाटका को हम लोग 2-3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक ये वाला सेक्शन जो है ना, इस वाले सेक्शन को जो माउंटेनियस एरिया का है, इसको हम लोग बोलते हैं मलनाड रीजन। इसके बाद ये वाला जो रीजन है यहाँ पर, इस रीजन को हम लोग क्या बोलते हैं, ये हमारा मैदान, ये प्लेन रीजन है बिल्कुल। तो वेस्टर्न साइड में देखते हैं मलनाड और ईस्टर्न साइड में देखते हैं मैदान। यहाँ पर जो बीच वाला पोर्शन बचता है वहाँ पर और भी कल्टिवेशन होते हैं, या फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर काफी डिपोजिशन है कोल का या फिर दूसरे मिनरल्स का। तो इन दोनों के बीच में और काफी सारे हिल्स वगैरह मिलते हैं। सबसे बढ़िया हिल है यहाँ पर बाबा बुदान हिल्स। बाबा बुदान हिल्स यहाँ का हाईएस्ट हिल है। इसके अलावा भी मलनाड जो है वो कन्नड़ में इसका मतलब होता है हिल कंट्री। हिल कंट्री मतलब वेस्ट साइड वाला, मैदान मतलब प्लेन वाला, रोलिंग प्लेन वाला, और ये रीजन है हमारा ईस्टर्न साइड का। यहाँ पर ग्रेनाइट हिल्स जो है काफी कम होते हैं, और मलनाड रीजन में आप देखोगे काफी फॉरेस्ट कवर होता है। साथ ही साथ जो प्लेट्यू है वो वेस्टर्न घाट से ईस्टर्न घाट की तरफ टेपर्ड है, मतलब कि हमारा वेस्ट टू ईस्ट फ्लोइंग। अगर कर्नाटका प्लेटू की बात करें तो इसके सबसे इधर साइड, मतलब सबसे वेस्ट साइड में वेस्टर्न घाट है, ईस्ट साइड में ईस्टर्न घाट है, और ऊपर अगर बात करें तो महाराष्ट्र प्लेटू देखने को मिलता है। तेलंगाना प्लेटू की बात करें तो तेलंगाना जो है ये आंध्र प्रदेश से भी ये वाला जो अलग हुआ है तेलंगाना प्लेटू। ये तेलंगाना प्लेटू बेसिकली ये भी 4 बिलियन साल पहले का है। एवरेज एलिवेशन बहुत ज्यादा नहीं, 500-600 मीटर है। साउथ में जो देखा जाए तो साउथ वाला पोर्शन इसका ऊंचा है और नॉर्थ वाला पोर्शन थोड़ा सा इसका नीचे है। मतलब जो हम बोल सकते हैं जो इसका स्लोप होगा वो साउथ से नॉर्थ डायरेक्शन में होगा। जो पूरा पूरा प्लेटू है वो ऐसे ही घाट और पेनी प्लेन से बना हुआ है। और ये पेनी प्लेन क्या होता है, देखो पेनी प्लेन हमने पढ़ा था, एक वीडियो भी देखा था पेनी प्लेन, जब इरोजन होता है तो बीच में केवल एक माउंट स्ट्रक्चर होता है, बाकी सब कुछ इरोड कर देता है। तो ऐसे ऐसी चीजों को हम लोग क्या बोलते हैं, पेनी प्लेन। तो पेनी प्लेन जो है ये अपने आप में फीचरलेस अनडिलेटिंग प्लेन है, जो कि लास्ट स्टेज ऑफ डिपोजिशनल प्रोसेस को दिखाता है। और छत्तीसगढ़ प्लेन की बात करें तो यहाँ पर आपको एक हॉरिजॉन्टल बेड देखने को मिलेगा लाइमस्टोन और शेल का। तो शेल गैस वगैरह का यहाँ पर काफी हद तक आप देख सकते हो कि इमरजेंसी छत्तीसगढ़ में वैसे भी तो छोटा नागपुर प्लेटू है और ये सारी चीजें हैं, तो वहां से भी हमने देखा कोल वगैरह काफी हद तक मिल जाते हैं। ठीक है, कोल है, आयरन ओर है, ये सारी चीजें। और यहाँ छत्तीसगढ़ प्लेन वाले एरिया का जो एलिवेशन है ये काफी कम है, 250 से 330 प्लेन एरिया ही है, तो बहुत ज्यादा हाइट इन सबकी होगी नहीं। तो इतना हमने पेनिनसुलर रीजन में डिस्कस किया है। इनसे रिलेटेड को बहुत क्वेश्चंस तो नहीं मिलेंगे, यूपीएससी ने बहुत हद तक इसमें क्वेश्चंस पूछा नहीं है, तो लास्ट ईयर के ऐसे क्वेश्चंस नहीं है। लेकिन हाँ, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट था आज का मैप वर्क। तो मैप वर्क में जितनी भी चीजें हमने पढ़ी हैं उसको आप एक बार फिर से रिवाइज जरूर से कर लेना, चीजों को लोकेट करके जरूर से देख लेना, और इसी के आधार पर आप इन सभी प्लेट्यूज को ऊपर नॉर्थ प्लेन को इन सबको पढ़ सकते हो।